नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे, समझेंगे और याद कर लेंगे। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ को रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है फॉर एग्ज़ामिनेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि ये फेज़ 1 में भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे इससे, फेज़ 2 में भी और इंटरव्यू में भी। जिस तरीके से मैंने पिछला 2 रिपोर्ट आपको पढ़ाया है, एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट आरबीआई का, वो दोनों कितना इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बजट आएगा, वो बजट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है? तो 4 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको आपको एकदम कमांड में ले आना चाहिए। ठीक है? मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, वो एकदम कोर है, उतना तो आपको एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। उससे आप इधर-उधर नहीं भटकिए। ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है? सबसे पहले ये जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या है। फिर ये देखेंगे कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में क्या हुआ है ना? दोनों बातें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का क्या मतलब होता है। देखिए, सरकार जो है ना बजट लेकर के आता है। हर साल सरकार बजट लेकर के आता है, जिसमें जनता को बोलता है सरकार कि देखो जनता, हम लोग इतना रुपया इकट्ठा किए हैं डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से। टैक्स से हम लोग को बहुत पैसा मिला है, ये पैसा को हम लोग खर्चा करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ खर्चा करेंगे? कभी एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्चा करेंगे, कभी हेल्थ सेक्टर में खर्चा करेंगे, कहीं मेडिकल सेक्टर में खर्चा करेंगे, कभी रेलवे सेक्टर में खर्चा करेंगे, बहुत जगह खर्चा करेंगे और जनता का डेवलपमेंट करेंगे। तो जनता वहाँ से खड़ा होकर बोलता है कि सर आप खाली बोलते हैं, करते तो है नहीं। हाँ, खाली आप बोलते हैं। पिछले साल भी आपने बोला कि रेलवे में इतना खर्चा किए, फिर भी देखिए एक्सीडेंट तो बढ़ता ही जा रहा है। आपने बोला कि यहाँ मेडिकल सेक्टर में हम बहुत खर्चा किए, लेकिन देखिए यहाँ तो बहुत स्थिति खराब है। आप बोले कि वहाँ पर हम एक बिल्डिंग बनाएँगे, वो बिल्डिंग तो टूट रहा है। आप तो कुछ कर भी नहीं करते हैं, आप तो सिर्फ़ बोलते हैं, फालतू का बात बोलते हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम से निकलने के लिए इकोनॉमिक सर्वे का कॉन्सेप्ट आया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो सरकार है, वो हो सकता है कि बजट तो पेश कर दे, वो प्लान तो डिस्कस कर दे कि ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन एक्चुअली ना करे तो? इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक सर्वे लेकर के आए, जो बजट से 1 दिन पहले होता है। तो बजट से 1 दिन पहले तुम ये बताओ कि साल भर में तुमने क्या काम किया है। बजट से 1 दिन पहले सरकार ये बताएगा कि पिछला साल वो क्या-क्या काम किया है, कहाँ पर वो खर्चा किया है, कहाँ पर खर्चा नहीं कर पाया है और क्या चीज़ में डेवलपमेंट कराया है, क्या चीज़ में डेवलपमेंट नहीं कराया है। तो सरकार का ये अकाउंटेबिलिटी बन जाता है कि बजट से 1 दिन पहले वो पूरा इन्फॉर्मेशन दे कि वो क्या काम किया है, नहीं किया है। देखिए, ये बजट से 1 दिन पहले का बात है। तो अगर 1 दिन पहले का बात है, तो इसका मतलब कि हाँ, सरकार को काम करना पड़ेगा, तभी तो वो दिखाएगा कि काम किए हैं, तभी तो वो आगे बजट को पेश कर पाएगा, क्योंकि बजट तो पेश करेगा ही, सरकार के पास पैसा आया है। समझे? इसी तरीके से ये पूरा सिस्टम बनाया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे 1 दिन पहले होगा बजट से, जिससे कि सरकार का अकाउंटेबिलिटी सबको दिखे कि हाँ, सरकार अकाउंटेबल है, काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी अकाउंटेबल है, काम हो रहा है तो उसके लिए भी अकाउंटेबल है। ठीक है? सरकार अकाउंटेबल है। इसके बाद अगला दिन वो बजट पेश करता है। बजट जो होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, आने वाले साल के लिए होता है और इकोनॉमिक सर्वे जो है, वहाँ पर पूरा डेटा रहता है पिछले साल का। यानी पिछले साल जो हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है, जो भी हम लोगों ने काम किया है, उसका पूरा डेटा का ब्यूरो इस सर्वे में रहता है। इसीलिए जो साल बीत गया है, उसका इकोनॉमिक सर्वे होता है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ये तो बीत गया है ना, लेकिन बजट जो होता है, वो आगे आने वाले साल का होता है। जब हम लोग बजट पढ़ेंगे, तो बजट होगा बजट 2024-25। ठीक है? ये चीज़ तो आप समझ में आया आपको? अब थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं कि इसको बनाता कौन है? इकोनॉमिक सर्वे को बनाता कौन है? इकोनॉमिक सर्वे को बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रेज़ेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, वही इसको रेडी करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो इसको प्रिपेयर करता है, रेडी करता है और बाद में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है और प्रेज़ेंट करता है पार्लियामेंट में। कब करता है? यूनियन बजट से 1 दिन पहले। ठीक है? तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है। जब बजट एनुअली आ रहा है, हर साल आ रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे तो हर साल आएगा। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल हमारा कंट्री का क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था, वो बताया जाएगा इस रिपोर्ट के अंदर, है कि नहीं? इट आल्सो ऑफर्स ए स्नैपशॉट ऑफ करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड प्रोवाइड्स एन आइडिया ऑफ हाउ इट माइट परफॉर्म इन द कमिंग ईयर या फिर कमिंग फ्यूचर। यहाँ पे कहता है कि देखो, जो हम लोग पिछले साल का डेटा आपको दिए, ये पिछले साल का तो नहीं है ना, मतलब कि अब तक का डेटा है, अब तक पिछले साल का डेटा है। तो ये डेटा से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा स्थिति क्या है, इकोनॉमी का क्या स्थिति है। अगर मान लीजिए डेटा में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो ये मालूम चल जाएगा कि यार इकोनॉमी में गड़बड़ है कि नहीं? और आगे हम लोग और गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये जो है एक स्नैपशॉट है, ये एक पिक्चर प्रोवाइड करता है कि अभी क्या स्थिति चल रहा है इकोनॉमी का। करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, करंट परिस्थिति ऑफ द इकोनॉमी, ये बताता है कौन? इकोनॉमिक सर्वे। ये जो सर्वे है, इट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इज टेबल्ड इन पार्लियामेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ए डे बिफोर यूनियन बजट। तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है।
अब एक बात और समझिए यहाँ पर, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान यहाँ पर लेकर के आइए। अब मान लीजिए कि सरकार जो है वो सफाई पेश कर रहा है, तो सरकार को थोड़ा-सा डर भी लग रहा है कि यार हमको जवाब देना पड़ेगा। तो सोचिए क्या जवाब उसको देना पड़ेगा? जो मार्केट में सवाल होगा उसी का तो जवाब देगा वो। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आप अपने मन से बोलिए कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या सवाल पूछना चाहते होंगे। आप सवाल पूछना चाहते होंगे अनएम्प्लॉयमेंट, है कि नहीं? आप देखिए जो-जो आप सवाल पूछना चाहेंगे ना, वही-वही जवाब देता है सरकार, ठीक है? आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेंगे सरकार से, कि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ? आप बहुत बोल रहे थे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर देंगे, एकदम बेरोज़गार दूर कर देंगे, लेकिन बेरोज़गारी तो बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या क्या हुआ? ये आप पूछेंगे नंबर 1 पे। दूसरा आप पूछेंगे कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या स्थिति है? पिछले साल तो इन्फ्लेशन से हम लोग मर रहे थे। क्या किए आप इन्फ्लेशन के लिए? तीसरा आप रिज़र्वेशन को लेकर के ज़रूर पूछेंगे। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? दूसरा फिर ये भी पूछेंगे कि जो वुमेन है उसके लिए आप क्या किए हैं? हाँ, वुमेन को आप एम्प्लॉयमेंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ये सब आप पूछेंगे। जो मार्जिनलाइज़्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, असली एससी, एसटी, ओबीसी जो है, जो कि सच में प्रॉब्लम में है, उसका तो कुछ निजात ही नहीं हो रहा है। और उसका रिज़र्वेशन कोई बढ़िया वाला एससी, एसटी लेके चला जा रहा है। मतलब जो चीज़ हम लोग चाह रहे थे, वो चीज़ तो हो नहीं पा रहा है। सोसाइटी को लेकर के सरकार आप क्या किए हैं? तो सोसाइटी को लेकर क्या सवाल पूछेंगे? आपके दिमाग में यही सब सवाल चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं? उसके बाद आप चूँकि आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग ग्रोथ के बारे में पूछेंगे कि सरकार आप तो बोल रहे थे कि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बन जाएगा। तो विश्व गुरु तो नहीं बन पा रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा बेरोज़गारी है, क्या किए हैं आप इसके लिए? ठीक है? तो आप ग्रोथ के बारे में पूछेंगे, इकोनॉमी के बारे में पूछेंगे, है ना? ग्रोथ से भी पहले ना, ग्रोथ से पहले भी आप एक चीज़ पूछेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से बचेंगे ही नहीं, तो सरकार हम लोग क्या ग्रोथ करेंगे, क्या इकोनॉमी करेंगे? तो क्लाइमेट चेंज के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस बार कितनी गर्मी पड़ी थी? आपने नहीं देखा था क्या? कितनी गर्मी पड़ी थी? तो यहाँ पर आप यही से सवाल पूछेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ? इन्फ्लेशन का क्या हुआ? सोसाइटी को लेकर के क्या हुआ? ग्रोथ एंड इकोनॉमी को लेकर के क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्या हुआ? ये सब सवाल होगा आपका, मेरा, जनता का। तो इसको लेकर के ही सरकार जवाब देगा। तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे में इसको लेकर के ही सरकार जवाब दिया है। कुछ बातें अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के कहा है, कुछ बातें इन्फ्लेशन को लेकर के कहा है, कुछ अपना सफाईनामा दिया है फॉर सोसाइटी, कुछ सफाईनामा दिया है फॉर ग्रोथ एंड इकोनॉमी, कुछ सफाईनामा दिया है कि क्लाइमेट चेंज का क्या स्थिति हुआ है। समझे? तो इसके लिए वो अपना आंसर दिया। वही आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ना 2 चीज़ को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। एक है ग्रोथ एंड इकोनॉमी, इसको हम लोग को डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बैंकिंग सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग ग्रोथ एंड इकोनॉमी को थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे। दूसरा सोसाइटी को लेकर के ध्यान से देखेंगे। सोसाइटी को हम लोग ध्यान से नहीं देखते, लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस में ईएसआई भी है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। अब जो सोशल इश्यूज़ का पार्ट है ना, वो उसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है नहीं। तो मतलब सब कुछ करंट ऑप्शन ही है और करंट ही है, सारा करंट अफेयर्स ही है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में और सरकार करंट अफेयर्स दे रहा है, तो सरकार वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। तो हम लोग सोसाइटी को लेकर भी थोड़ा-सा देखेंगे। सोसाइटी को लेकर थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ग्रोथ एंड इकोनॉमी को लेकर डिटेल में देखेंगे। लेकिन है बड़ा आसान, क्या जवाब दिया है उसको जाँच लेना है बस और क्या। यहाँ पर आप एक चीज़ जान गए कि आप जो सवाल पूछेंगे सरकार वही जवाब देगा। कब देगा? बजट से 1 दिन पहले, ताकि आप पहले तो ये सिक्योर हो जाएँ, पहले आप थोड़ा संतुष्ट हो जाएँ, तब तो आप बजट सुनिएगा, है ना? तो एक-एक करके हम लोग पूरा देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या सरकार सफाई दिया है, क्लाइमेट के लिए क्या बोला है, इन्फ्लेशन के लिए क्या बोला है, सोसाइटी के लिए क्या बोला है। उसके बाद फिर हम लोग ग्रोथ एंड इकोनॉमी में देखेंगे कि क्या स्थिति है, ग्रोथ एंड इकोनॉमी में सरकार क्या-क्या बात कर रहा है, ठीक है? और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम है, जिसको सरकार सोच रहा है कि हम लोग इन द कमिंग फ्यूचर इसको ठीक करना है, ठीक? तो ये देखेंगे। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अदरवाइज़ फेज़ 1 के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक? स्टार्ट करें? सबसे पहले देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो है और सरकार क्या बोल रहा है? सरकार क्या सफाई दिया है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के? तो सरकार बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो गया है। कितना हो गया है? 3.2%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया है? 3.2%, ठीक है? और कह रहा है सरकार कि ये कम हुआ है, 3.2% हो गया है और ये पिछले साल से कम हुआ है, ठीक है? तो ये ठीक है, ये तो सरकार का कहना का बात है। अब देखिए सरकार अपना बुराई करेगा नहीं, इसीलिए ये जो सर्वे है इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द डेटा पॉजिटिव ही दिखेगा, ठीक है? इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.2% है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट चिंता बना हुआ है, इसीलिए 3 नंबर भी चिंता बनाया रखता है हम लोग का, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3.2% है, एज़ पर द इकोनॉमिक सर्वे। अब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये भी कम हुआ है और कितना है अभी 10% है। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 10% है।
इसके बाद कहता है कि जो गिग वर्कफोर्स है वो एक्सपैंड होने वाला है 2.35 करोड़ हो जाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। क्या है गिग वर्कफोर्स, क्या होता है एक बार जान लेते हैं। गिग वर्कफोर्स का मतलब होता है एक तरह से फ्रीलांसर। ठीक है, फ्रीलांसर कौन होता है? जिसको परमानेंट जॉब नहीं मिला हुआ है लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहा है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट के बदले में पैसा मिल जाता है। तो ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में हम पीपीटी बनाने के लिए किसी को देते हैं, ठीक है, किसी को देते हैं, किसी को हायर किए हैं, उसको बोलते हैं कि तुमको पर पीपीटी के हिसाब से हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको पर मंथ के हिसाब से पैसा नहीं देंगे, हम तुमको हायर नहीं किए, हम तुम पीपीटी बनाएगा उसके बदले में पैसा दे देंगे। तुम एक पीपीटी बनाएगा एक का पैसा मिल जाएगा, दो पीपीटी बनाएगा दो का पैसा मिल जाएगा, एक पीपीटी तुम बहुत गंदा बनाया तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। समझे? तो उसको जो है हम पीपीटी के आधार पर रखे हैं, ठीक है, हायर नहीं किए हैं, तो वो कह नहीं सकता है कि मेरा परमानेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है ही नहीं, उसको पीपीटी के हिसाब से काम करना पड़ रहा है, घर में बैठकर पीपीटी बनाता है और हर पीपीटी के हिसाब से वो चार्ज कर लेता है। माइक लगाओ एक। अब एडिट करने के लिए मैं एक व्यक्ति को रखा हूँ, ठीक है, एडिट करने के लिए मैंने एक असिस्टेंट को हायर किया है, तो वो क्या करता है, वो एडिट करता है मात्र, वो एडिट करता है एक वीडियो, उसके बाद में उसको पैसा मिल जाता है। तो एक वीडियो को एडिट करने के लिए पैसा मिल गया, फिर नेक्स्ट वीडियो एडिट करेगा उसका पैसा मिल गया, तीसरा वीडियो एडिट करेगा उसका पैसा मिल गया। हम उसको ये नहीं रखे हैं कि तुम एक महीना रहो, तुमको 10,000 रुपए दे रहे हैं, तुम मेरा एडिट करते रहना, वैसा हम नहीं रखे हैं। हम क्या कर रखे हैं उसको एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, एक काम करेगा एक पैसा मिलेगा, दो काम करेगा दो पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं गिग वर्क, ठीक है, इसको ही बोलते हैं गिग वर्कफोर्स। ये जो गिग वर्कफोर्स है ये बढ़ने वाला है और फाइनेंशियल 2030 तक 2.35 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ता ही है, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद पीएलएफएस डेटा के हिसाब से कहता है कि एग्रीकल्चर में 45% लोग इंप्लॉयड है, मैन्युफैक्चर सेक्टर में 11.4% इंप्लॉयड है, सर्विसेज सेक्टर में 28.9% लोग इंप्लॉयड है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 13% लोग इंप्लॉयड है। पीएलएफएस डेटा क्या होता है? पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा। ये जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये सर्वे करता है और सर्वे के आधार पर इसको मालूम चलता है कि क्या लेबर फोर्स का स्थिति है। ठीक है, लेबर फोर्स का क्या पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स का क्या एम्प्लॉयमेंट है, किस सेक्टर में कितना परसेंटेज इंप्लॉयड है। तो यहां से हम लोग को मालूम चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 45% इंप्लॉयड है और सर्विसेज सेक्टर में 29% ऑलमोस्ट इंप्लॉयड है। ये दो चीज आप याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर में 45% इंप्लॉयड है और सर्विसेज में 28.9% या फिर कहीं 29% इंप्लॉयड है। फिर कहता है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 37% हो गया है, यानी कि अब जो है वुमेन 37% है जो कि काम कर रही है। ये भी ठीक है, अच्छी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या क्या बात कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.2% हो गया है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10% है जो कि कम है, गिग वर्कफोर्स जो है वो 2.35 करोड़ बन जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। पीएलएफएस डेटा यानी कि पीरियडिक लेबर फोर्स डेटा के हिसाब से एग्रीकल्चर में 45% इंप्लॉयड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.4% इंप्लॉयड है, सर्विसेज सेक्टर में 29% ऑलमोस्ट इंप्लॉयड है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 13% इंप्लॉयड है। इसमें से जो एग्रीकल्चर का डेटा है, सर्विसेज का डेटा है, इसको आप याद रखेंगे। एग्रीकल्चर में 45% इंप्लॉयड है और सर्विसेज में 28.9% यानी कि 29% कह सकते हैं इंप्लॉयड है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है? 37% है, यानी कि 37% ऐसी फीमेल है जो कि अभी पार्टिसिपेट कर रही है इन लेबर फोर्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या नीड है, जॉब का क्या नीड है। हम लोग तो ये जान गए कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का नीड क्या है हमारे कमिंग फ्यूचर में, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या नीड है। इसके लिए सरकार कहता है कि हम लोग 78 लाख जॉब हम लोगों को चाहिए बाय द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2030 इन नॉन फार्म सेक्टर। हम लोग को नॉन फार्म सेक्टर में एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी सेक्टर में 78 लाख जॉब चाहिए होगा। अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या दिया है सरकार? सरकार तो बोल दिया कि ये हमारा जरूरत है, तो ये भी सरकार को बोलना पड़ेगा ये जरूरत है, तो इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कितना? 2% ऑफ जीडीपी, जिससे 11 मिलियन जॉब क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग 2% ऑफ जीडीपी डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जॉब क्रिएट होगा और इसमें से वुमेन को भी जॉब मिलेगा। तो 11 मिलियन जॉब क्रिएट होगा जहां पर 70% जो है वो वुमेन के लिए जॉब मिल जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या बात कहा? पहले तो डेटा दिया गया, डेटा में कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.2% है, यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 10% है, हालांकि ये कम हुआ है सरकार के हिसाब से। गिग वर्कफोर्स जो है, जो कि टेम्पररी वर्कर है, वो एक्सपैंड होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 2.35 करोड़ हो जाएगा। पीएलएफएस डेटा यानी कि पीरियडिक लेबर फोर्स डेटा के हिसाब से एग्रीकल्चर में 45% लोग इंप्लॉयड है, सर्विसेज में 28.9% लोग इंप्लॉयड है। हमारा जरूरत है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक हम लोग नॉन फार्म सेक्टर में 78 लाख जॉब क्रिएट कर लें। कैसे करेंगे? सरकार कैसे करेगा?
तो सरकार कहता है कि डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे हम लोग ऑफ 2% ऑफ जीडीपी, जिससे 11 मिलियन जॉब क्रिएट होगा। इसमें 70% जॉब हम लोग वुमेन को देंगे। ऐसा कहना था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, याद हो गया आपको। अब हम लोग देखते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के सरकार क्या कह रहा है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के सरकार क्या कहेगा, वो बोल रहा है कि हम लोग बहुत इन्वेस्टमेंट किए हैं और क्या ही कर सकते हैं, हम लोग तो इन्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, धीरे धीरे करके क्लाइमेट चेंज को हम लोग हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं, लास्ट 10 सालों में 85 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है सरकार। तो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 85 लाख करोड़। साथ में कहता है हमारे देश में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है, वहां पर जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो नॉन फॉसिल भी यूज कर रहा है। तो 45% शेयर जो है वो है नॉन फॉसिल सोर्सेज का। जो भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दो तरीकों से कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए तो फ्यूल चाहिए ना, वो फ्यूल कैसे लाएगा, एक तो होगा फॉसिल सोर्सेज का मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो जो फॉसिल सोर्सेज यूज करेगा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होगा। एक है नॉन फॉसिल सोर्सेज, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, तो यहाँ पर क्या होगा कि इन्वायरमेंट को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इन्वायरमेंट को कम इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर सरकार बोल रहा है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक जनरेशन का कैपेसिटी है ना भारत में, उसमें 45% जो है वो लोग यूज कर रहा है नॉन फॉसिल सोर्सेज, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी इसको कह सकते हैं। तो हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के थोड़ा सीरियस है, इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला कंपनी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है, वो लोग अपना लगभग आधा नॉन फॉसिल सोर्सेज यूज कर रहा है। ठीक है, लगभग आधा, यानी कि 45%, है ना। तो ये कहा गया। इसके बाद कहा गया कि हम लोग अभी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी इशू कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि ग्रीन बॉन्ड को लेकर के बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे, सरकार के पास पैसा आएगा और वो पैसा फिर सरकार इन्वेस्ट करेगा, ताकि नॉन फॉसिल सोर्सेज और बढ़े और फॉसिल सोर्सेज कम हो जाए। यानी कि जो इन्वायरमेंट को फायदा करता है उसी पे हम लोग इन्वेस्ट करें, और जो इन्वायरमेंट को फायदा नहीं करता है उसको हम लोग ब्लॉक कर दें, बैन कर दें। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के सरकार क्या कहा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं रे बाबा, और हम लोग बॉन्ड भी रिलीज किए हैं, हम लोग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड रिलीज किए हैं और हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं। क्लीन एनर्जी को लेकर के हम लोग बहुत इन्वेस्टमेंट किए हैं पिछला 10 सालों में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2023 तक हम लोग 85 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए हैं। अब जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वहां पर ऑलमोस्ट आधा नॉन फॉसिल सोर्सेज को यूज किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, ये तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात कह दिया। इसके बाद इन्फ्लेशन को लेकर के क्या बात कहा है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.4% है, जो कि कम हुआ है। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं। ये जो इन्फ्लेशन है ये नॉर्मल जनता को चोट पहुंचाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं है, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर को इंपैक्ट डालता हो, ऐसा इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन या फिर रिटेल इन्फ्लेशन। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.4% है। कितना है, 5.4%। रिटेल इन्फ्लेशन है 5.4%, और आरबीआई कहता है कि इसको हम लोग अगले साल 4.5% कर देंगे। समझे, तो 5.4% को 4.5% कर देगा, ठीक है समझे। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना है, 5.4%, जो अगले साल प्रोजेक्शन है कि 4.5% हो जाएगा, 5.4% बन जाएगा 4.5%। ठीक, साथ में कहता है कि फ्यूल प्राइस जो है वो भी डिक्रीज किया है सरकार जो है फ्यूल प्राइस को डिक्रीज किया है। फूड इन्फ्लेशन को लेकर के कहा है सरकार कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है, 6.7% था पहले, लेकिन अभी कितना हो गया है, 7.5% हो गया है। फूड इन्फ्लेशन इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि रीजन है क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चर बढ़िया से हो नहीं पाया, तो हमारा जो सप्लाई है वो कम हो गया, सप्लाई कम हो गया, डिमांड तो उतना ही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। इसीलिए फूड इन्फ्लेशन हमारा बढ़ा हुआ है। सिर्फ इंडिया का बात नहीं है, पूरा दुनिया का बात है, पूरा दुनिया में ही फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो पूरा दुनिया ही सफर कर रहा है ना। तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है, कितना है, 7.5% है। ठीक है, उसके बाद फ्यूल प्राइसेस जो है वो कम हुआ है। फिर सरकार कहता है कि इतना ही नहीं, और सुनिए, हम लोग लॉन्ग टर्म में भी इन्फ्लेशन पे भी बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहा है सरकार, तो सरकार बोलता है कि देखो हम लोग लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, कि हम लोग इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो, डिस्प्लेशन ना हो इन फ्यूचर, तो इसीलिए हम लोग लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। पहला काम क्या कर रहा है, एक्सपेंशन ऑफ पल्सेस कल्टीवेशन, पल्स को मतलब पल्सेस जो है उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, जो भी पल्सेस का कल्टीवेशन है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। दूसरा, डेवलपिंग मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर वेजिटेबल्स। देखो वेजिटेबल्स जो है
इसको अगर हम लोग ज़्यादा दिन तक स्टोर कर पाएँगे, तो ये जो है वो ज़्यादा समय तक बिक पाएगा और सप्लाई जो है वो कम नहीं होगा। सप्लाई कम नहीं होगा, तो इन्फ्लेशन जल्दी होगा नहीं। इसीलिए हम लोग वेजिटेबल के लिए मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी लेकर के आ रहे हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल स्टोरेज फैसिलिटी है, यानी कि पुराना जो हम लोग स्टोरेज फैसिलिटी रखे हैं, वहाँ पर जो है ना सब्ज़ी सड़ जाता है। वहाँ पर वेजिटेबल जो है ना वो सड़ जाता है। ऐसा हम लोग स्टोरेज फैसिलिटी बनाएँगे, जहाँ पर वेजिटेबल जो है वो सेफली रह पाए, ठीक है? ज़्यादा समय तक टिक पाए, है ना? तो हो सकता है कि थोड़ा-सा हम लोग कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा-सा रेफ्रिजरेशन वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, उस तरीके से मॉडर्न तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी भी डेवलप करेंगे। तो सरकार ये भी काम कर रहा है। साथ में इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ बिल्डअप ऑफ प्राइसेस फ्रॉम गेट टू फाइनल कंज्यूमर। सरकार जो है ना मॉनिटर करेगा कि कहाँ-कहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, जहाँ-जहाँ पर बढ़ रहा है। अगर कहीं पर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हम लोग प्राइस कम कर सकते हैं, तो हम लोग कम कर देंगे, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि टमाटर का दाम बहुत बढ़ जाता है। हर साल टमाटर का दाम बहुत बढ़ जाता है। कैसे? मान लीजिए कि ये फैक्ट्री में टमाटर आया है, ठीक है? यहाँ पर टमाटर का दाम था ₹20 पर केजी, ठीक है? ₹20 पर केजी। यहाँ से फैक्ट्री से फिर ये जो है वो लोड हुआ, ठीक है? लोड लोड हुआ और ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट में ना बहुत इसका बर्बादी हुआ। जो टमाटर था, टमाटर का बहुत सारा बर्बादी हुआ। क्यों? क्योंकि रोड खराब था, बहुत दूर जाना था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारा खराबी भी हुआ, तो यहाँ पर है ना ₹30 ट्रांसपोर्ट में लग गया है। तब जाकर के ये मंडी पहुँचा है। तो होलसेल मंडी जब पहुँचा टमाटर, तो वहाँ पर इसका दाम हो गया था ₹50 पर केजी। वहाँ पर भी जो लोग हैं वो प्रॉफिट चार्ज करेंगे, वहाँ पर भी एक कार्टेल बना हुआ रहेगा, सिर्फ़ उसी के पास सप्लाई होगा, वो दूसरे को सप्लाई देगा नहीं। तो वो लोग जो इस पे है ना ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करेगा, ₹30 और चार्ज कर देगा। तब ये जब मार्केट में आएगा, आपके पास टमाटर पहुँचेगा, वो ₹80 पर केजी हो जाएगा। तो सरकार जो है ना ये पूरा चीज़ देखेगा कि गेट से लेकर के फाइनल कंज्यूमर तक मॉनिटर करेगा सरकार और देखेगा कि कहाँ-कहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। जहाँ पे बढ़ रहा होगा उसको कंट्रोल कर लेगा। मान लीजिए जो ट्रांसपोर्ट में बहुत बढ़ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए नया-नया पॉलिसी लेकर के आएगा। वहाँ जहाँ रोड से लॉजिस्टिक होता है, वो लॉजिस्टिक सँभालेगा। ठीक है? इससे क्या होगा कि ये जो प्राइस है ₹30 से घट करके हो जाएगा मान लो ₹15। ठीक है? तो ₹15 घट जाएगा तो कितना रुपया घट गया और? बोलिए, यहाँ पर हो गया कि 60 ₹65 हो गया ना, ₹65 पर केजी हो गया। इसके बाद जो यहाँ पर मंडी है, यहाँ पर कुछ रूल्स लेकर के आएगा, तो ये और ₹15 कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सीधा ₹50 पर केजी। समझे? तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल हो गया। इसीलिए कहता है कि हम लोग इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी करेंगे और बिल्डअप ऑफ प्राइसेस फ्रॉम गेट टू फाइनल कंज्यूमर। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझे इन्फ्लेशन को लेकर के। तो इन्फ्लेशन को लेकर के कहा गया कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.4% है, लेकिन आरबीआई कह रहा है कि अगले साल ये पर 4.5% हो जाएगा, यानी कि स्विच हो जाएगा। हाँ, फ्यूल प्राइसेस जो है वो कम हुआ है और फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है। रीजन है क्लाइमेट चेंज। फिर लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी के लिए सरकार क्या कर रहा है? पल्सेस कल्टीवेशन को एक्सपैंड करेगा, मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी बनाएगा और बिल्डअप ऑफ प्राइसेस को इफेक्टिव मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है? तो समझ में आया आपको? हम लोगों ने क्या-क्या देख रखा है ऑलरेडी। इन्फ्लेशन देखा रखा, क्लाइमेट देख रखा और अनएम्प्लॉयमेंट देखा। तो हम लोगों ने 3 चीज़ देखा। अनएम्प्लॉयमेंट में देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 3.2%, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 10%, जो कि गिर गया है। गिग वर्कफोर्स यानी कि टेम्पररी वर्कफोर्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2030 तक बहुत एक्सपैंड करने वाला है, 2.35 करोड़ हो जाएगा। पीएलएफएस डेटा यानी कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा, इस आधार पे एग्रीकल्चर में 45% लोग एम्प्लॉयड है, सर्विसेज सेक्टर में 28.9% लोग एम्प्लॉयड है। हमारा ये नीड है कि हम लोग 78 लाख जॉब क्रिएट करेंगे बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2030 इन नॉन फार्म सेक्टर। इसके लिए सरकार क्या सॉल्यूशन लेकर के आया है कि हम लोग डिजिटल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑफ 2% ऑफ जीडीपी, ताकि 11 मिलियन जॉब क्रिएट हो सके और इसमें से मैक्सिमम हम लोग वुमेन को जॉब देंगे। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, कितना हो गया 37% हो गया है। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के सरकार कहा, अपना सफाई दिया। क्लाइमेट को लेकर के सफाई दिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग पिछला 10 सालों में 85 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए। जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है, वो लोग अपना आधा यानी कि 45% जो है वो यूज कर रहा है नॉन फॉसिल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। ठीक है? उसके बाद कहा गया कि हम लोग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी इश्यू किए हैं। इन्फ्लेशन को लेकर कहा गया कि रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.4% है और आरबीआई के प्रोजेक्शन के हिसाब से अगले साल ये फिर 4.5% हो जाएगा। फ्यूल प्राइस जो है वो कम हो गया है, फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है, कितना हो गया है 7.5% हो गया है। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए सरकार क्या कर रहा है? पल्सेस कल्टीवेशन का एक्सपेंशन कर रहा है, मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए। फिर हम लोग इफेक्टिव मॉनिटरिंग करेंगे फॉर बिल्डअप ऑफ प्राइसेस फ्रॉम गेट टू फाइनल कंज्यूमर। याद हो गया आपको यहाँ तक?
सोसाइटी को लेकर के देखते हैं कि सोसाइटी को लेकर के सरकार क्या बात किया है। सोसाइटी को लेकर के कहता है कि हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए हैं या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किए हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारे गरीबों को हम लोग 37 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए हैं, ये हम लोग किए हैं। एक डेटा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, उसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। सरकार जो है वो फूड ग्रेन्स भी दिया है, ठीक है, गरीबों को खाना दिया है। कितना गरीबों को खाना दिया है? बहुत अभी सरकार का ये गाली खा रहा है सरकार कि ये 81 करोड़ लोगों को खाना दिया है, क्योंकि 81 करोड़ लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ये क्या हो गया रे भाई साहब? फूड ग्रेन जो है 81 करोड़ लोगों को मिला है, ठीक है, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो ये ऐड कर दूंगा, ठीक है। 81 करोड़, अप्रॉक्स 81 करोड़ लोगों को सरकार जो है फूड ग्रेन दिया है। गिनी कोफिशिएंट का बात करते हैं। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है पहले ये जान लीजिए। गिनी कोफिशिएंट जो है वो होता है इनकम इनइक्वालिटी जांचने का एक मेजर, ठीक है। तो गिनी कोफिशिएंट से हम लोग क्या नापते हैं? इनकम इनइक्वालिटी, कि इनकम में कितना इनइक्वालिटी है। ये जो गिनी कोफिशिएंट है ये 0 से लेकर के 1 तक रेंज करता है। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है, अगर गिनी कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब कि इनकम में इनइक्वालिटी नहीं है, इनकम इनइक्वालिटी 0 है, मतलब सब लोगों का इनकम बराबर है। हम भी 10,000 कमाते हैं, आप भी 10,000 कमाते हैं, आपका दोस्त भी 10,000 कमाता है, आपका और एक दोस्त है वो भी 10,000 कमाता है, पूरा देश में हर लोग सेम इनकम कमाता है। इसको हम लोग कहते हैं कि गिनी कोफिशिएंट 0 हो गया, यानी कि नो डिफरेंस, नो वेरिएशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि गिनी कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका मतलब कि सारा इनकम हम ही कमा रहे हैं, सारा इनकम एक ही आदमी कमा रहा है। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 हुआ, यानी कि सब आदमी इक्वल इनकम कमा रहा है। अगर गिनी कोफिशिएंट 1 हो गया तो एक ही आदमी सारा इनकम कमा रहा है, यानी कि प्योर इनकम इनइक्वालिटी बन गया है। तो अगर गिनी कोफिशिएंट 1 होगा तो चिंताजनक बात है, क्योंकि सारा इनकम एक ही आदमी लेकर जा रहा है, सारा इनकम मुकेश अंबानी लेकर चला जा रहा है, हम लोग सबके भिखारी बन गए हैं, तो ये खराब है। गिनी कोफिशिएंट 1 हो जाना बहुत खराब है। लेकिन गिनी कोफिशिएंट 0 हुआ तो सब कोई अपना अपना इक्वल इनकम कमा रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो गिनी कोफिशिएंट से हम लोग क्या जांच करते हैं? इनकम इनइक्वालिटी की जांच करते हैं। ये रेंज करता है 0 से लेकर के 1 तक। अगर 0 हुआ गिनी कोफिशिएंट, मतलब हर लोग इक्वल इनकम कमा रहा है, इनकम जो है इक्वल है, इनकम इनइक्वालिटी 0 है, सबका इनकम इक्वल है। लेकिन अगर गिनी कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका मतलब कि इनकम अनइक्वल है, पूरा पूरी एक ही आदमी सारा इनकम कमा करके लेके जा रहा है। तो 0 से जितना करीब होगा उतना अच्छा, 1 के जितना करीब होगा उतना खराब। तो गिनी कोफिशिएंट जो है रूरल एरियाज में 0.26 है और अर्बन एरियाज में 0.36 है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो रूरल एरियाज में इनकम जो है लोगों का इक्वल है, और अर्बन एरियाज में लोगों का इनकम जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो आप ये याद रखिएगा कि गिनी कोफिशिएंट इन रूरल एरिया 0.26, अर्बन एरिया 0.36। इसके बाद कहा गया कि आयुष्मान भारत को लेकर के हम लोग 34 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड इशू किए हैं, ठीक है। 7 करोड़ हॉस्पिटल कवर हो गया है। हम लोग पीएम जन आरोग्य हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर 22 मेंटल डिसऑर्डर को भी कवर किए हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत को लेकर के 3 बात कहा गया कि पहले तो हम लोग 34 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड इशू किए हैं, 7 करोड़ हॉस्पिटल कवर्ड हो गया है, और 22 मेंटल डिसऑर्डर कवर किए हम लोग अंडर पीएम जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। ये तो आयुष्मान भारत को लेकर के बात कहा गया। इसके बाद पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंदर बात कहा गया, पिछला 9 सालों में 2.6 करोड़ हाउस बनाए हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो रूरल हाउस होल्ड हम लोग बनाए हैं कितना? 2.6 करोड़। तो 2.6 करोड़ लोगों को हम लोग हाउस होल्ड दिए हैं, कहां पर? ग्रामीण क्षेत्र में। इसीलिए पीएम आवास ग्रामीण भी यहाँ पर न्यूज में आ जाता है, ठीक। इसके बाद कहा गया कि एक कैंपेन हम लोगों ने लॉन्च किया था, पोषण भी पढ़ाई भी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आंगनबाड़ी सेंटर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको हम लोग पोषण भी देते हैं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं और पढ़ाई भी करवाते हैं, यानी कि चाइल्डहुड एजुकेशन भी देते हैं। तो हम लोग एजुकेशन भी देते हैं और न्यूट्रिशन भी देते हैं, पोषण भी और पढ़ाई भी एट आंगनबाड़ी सेंटर। एससी एसटी ओबीसी को लेकर के कहा गया कि इनका जो हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट है वो बढ़ गया। पहले जो एससी एसटी ओबीसी थे वो हायर एजुकेशन को जल्दी नहीं परस्यू करते थे, लेकिन अब करने लगे। उनका जो हायर एजुकेशन को लेकर के एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ गया है। इसके बाद वुमेन को लेकर के कहा गया कि वुमेन को लेकर के हम लोग बहुत खर्चा किए हैं, वुमेन का एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हम लोग 3.1 लाख करोड़ रुपया खर्चा किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। तो हम लोग सोसाइटी को लेकर के क्या क्या बात देखें कि सरकार कह रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली कितना ट्रांसफर कर दिए हैं अंडर वेरियस स्कीम्स? 37 लाख करोड़। फिर कहता है कि 81 करोड़ लोगों को हम लोग फूड ग्रेन्स दिए हैं, खाना पहुंचाए हैं। गिनी कोएफिशिएंट का फिर बात हुआ। गिनी कोएफिशिएंट 0 से लेकर के 1 में रेंज करता है। अगर 0 होगा तो अच्छी बात है, यानी कि सबका इनकम इक्वल है। अगर गिनी कोएफिशिएंट 1 हो गया, यानी कि एक ही आदमी सारा इनकम लेकर के
गुल है, ठीक है। तो इनकम इनइक्वालिटी की जांच करने वाला है गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट रूरल एरिया में कितना है 0.26 और अर्बन एरिया में कितना है 0.36। आयुष्मान भारत में कहा गया कि 34 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड हम लोग इशू किए हैं, 7 करोड़ हॉस्पिटल कवर्ड है और 22 मेंटल डिसऑर्डर को हम लोग कवर किए हैं अंडर पीएम जन आरोग्य हेल्थ इंश्योरेंस। फिर पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग 2.6 करोड़ हाउसेस बनाए हैं लास्ट 9 ईयर्स के अंदर। पोषण भी पढ़ाई भी, इसके अंदर हम लोग पोषण भी देते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं और पढ़ाई भी देते हैं, यानी कि एजुकेशन भी देते हैं। कहां पर? आंगनवाड़ी सेंटर के बच्चों को। एससी एसटी ओबीसी को लेकर के कहा गया जो हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट है एससी एसटी ओबीसी का वो बढ़ गया है। वुमेन के लिए हम लोग 3.1 लाख करोड़ रुपया यानी कि मोटा मोटी 3 लाख करोड़ रुपया हम लोग खर्चा किए हैं फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के कुछ बातें, क्लाइमेट को लेकर के कुछ बातें, इन्फ्लेशन को लेकर कुछ बातें और सोसाइटी को लेकर के कुछ बातें। यहाँ तक आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है? आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रोथ एंड इकोनॉमी। ग्रोथ एंड इकोनॉमी को लेकर के सरकार क्या बात कहा है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आप ब्रेक दे दीजिए। अब ग्रोथ एंड इकोनॉमी को लेकर के सरकार क्या कहा है वो भी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है, तो सरकार इसको लेकर के क्रेडिट लेगा ही। इसीलिए सरकार कहता है कि ग्लोबल लेवल पे हम लोग क्या क्या किए हैं, इंडिया क्या क्या किया है इसके बारे में पहले बताएंगे, फिर इंडिया लेवल में हम लोग क्या क्या किए हैं उसके बारे में बताएंगे। तो पहले ग्लोबल लेवल पे क्या क्या किए हैं और क्या क्या रिस्क है वो बताएंगे, और इंडिया लेवल पे हम लोग का क्या ग्रोथ है, क्या हम लोग किए हैं वो भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया क्या क्या किया है। सबसे पहले कहता है कि इंडिया जो है अपना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को बहुत सुधारा है। इंडिया का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया है। वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो 38 है, 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। तो 139 कंट्रीज में इंडिया का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 38 नंबर पे है, बहुत अच्छी बात है। एक्सपोर्ट जो है वो 0.15 का इंक्रीज है, इंपोर्ट जो है वो 4.9% का डिक्रीज है। जितना इंपोर्ट कम हुआ है ना उतना सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है, जितना इंपोर्ट कम हुआ है उतना सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है, यानी कि जो सर्विस एक्सपोर्ट का कितना ग्रोथ है 4.9%। रेमिटेंसेस की बात करें तो यहां पर कहता है सरकार कि इंडिया जो है अक्रॉस द ग्लोब टॉप रेसिपिएंट है फॉर रेमिटेंसेस। इंडिया को रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा मिलता है पूरी दुनिया में। कितना मिलता है 120 बिलियन। हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखा था 135 बिलियन, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखा था 135 बिलियन, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। फॉरेक्स की बात करें तो सरकार कहता है कि हमारा जो टोटल डेट है ना, टोटल डेट का 97.4% फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ है हमारे पास, इसलिए चिंता वाला बात नहीं है। कितना फॉरेन एक्सचेंज है? हमारा टोटल डेट का 97.4% फॉरेक्स रखा हुआ है। तो ये सब तो हो गया ग्लोबल लेवल पे क्या डेवलपमेंट इंडिया ने किया है। रिस्क क्या है ग्लोबल लेवल पे? फॉल इन डिमांड फ्रॉम मेजर ट्रेडिंग प्लेयर। मान लीजिए कि जिससे भी हम लोग मेजर ट्रेड करते हैं, मान लीजिए कि जापान से हम लोग बहुत ट्रेड करते हैं, उन लोगों को बहुत सारा सर्विस हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये जो सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका डिमांड है तभी तो हम लोग कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि अब वो लड़ाई करने चला गया, ठीक है, अगर वो लड़ाई करने के लिए चला गया तब तो उसको डिमांड नहीं होगा, और डिमांड नहीं होगा तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो मेरा तो नुकसान हो गया, है ना। तो अगर डिमांड कम हो गया हमारा ट्रेडिंग प्लेयर का तो हम लोग तो उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और हम लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हम लोग गरीब रह जाएंगे। ये एक रिस्क है कि नहीं है? रिस्क है। दूसरा कहता है राइजिंग ट्रेड कॉस्ट। देखो मान लीजिए कि हम चाइना में इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कि हम चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, चाइना में हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब क्या हुआ कि हम लोगों को बहुत कॉस्ट लग रहा है चाइना में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर चाइना जो है हम लोगों पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है, ठीक, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है। तो इससे क्या होगा? हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रेड का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और ट्रेड का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ये भी एक रिस्क है, जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल मार्केट में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं। तो ट्रेडिंग कॉस्ट राइज हो रहा है वो भी एक रिस्क है। तीसरा रिस्क है वोलेटिलिटी इन कमोडिटी प्राइसेस। अभी देखा जा रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस जो है वो कभी कम हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बहुत बड़ा बढ़ जाता है। इससे बहुत नुकसान होता है। मान लीजिए कि कोई हम सामान बना रहे हैं, ठीक है, कुछ सामान बना रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल का दाम कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है ग्लोबल मार्केट में। तो क्या होगा? इससे मेरा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये भी एक रिस्क है, वोलेटिलिटी इन ट्रेडिंग कमोडिटी प्राइसेस। लास्ट है चेंजेस इन ट्रेड पॉलिसीज बाय ट्रेडिंग पार्टनर। मान लीजिए कोई मेरा ट्रेडिंग पार्टनर है, जैसे मान लीजिए चाइना को ही हम पूरा एक्सपोर्ट करते थे, अब चाइना बोलता है कि हम इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अब इंडिया से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और हम अब यूएई से इंपोर्ट करेंगे, ऐसा चाइना कह रहा है। तो ये अपना पॉलिसी चेंज कर दिया। तो अगर मेरा ट्रेडिंग पार्टनर जो है, मेरा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो अपना ट्रेड पॉलिसी चेंज कर लेगा, तो वहां पर भी हमारा रिस्क हो जाता है। तो ग्लोबल लेवल पे देखो ये सब रिस्क है, ये प्रॉब्लम अभी अराइज नहीं हुआ है, लेकिन रिस्क की हो सकता है, तो हो सकता है तो होने जाने दो, अभी थोड़ी हो रहा है।
ठीक है। ग्लोबल लेवल हम लोगों ने क्या क्या किया है, पहले तो हम लोग लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अपना बहुत अच्छा किया है। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से हम लोग 38 नंबर पे हैं आउट ऑफ 139 कंट्रीज। एक्सपोर्ट हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 0.15%, लेकिन इस इंक्रीज इसीलिए हम लोग देख पाए हैं क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है। सर्विस एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है, 4.9%। जितना हमारा इंपोर्ट घटा है ना, उतना हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ गया है। हमारा इंपोर्ट घटा है 4.9%, हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है 4.9%, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एक्सपोर्ट थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है, 0.15% पॉजिटिव हो गया है। अदरवाइज हम लोग रो रहे होते कि एक्सपोर्ट हमारा नहीं बढ़ा, एक्सपोर्ट हमारा नहीं बढ़ा, ऐसा रो रहे होते। लेकिन रोने का चिंता नहीं है क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट हीरो बन के आया है, सुपरमैन बन के आया है, समझे सर। ऐसे सर्विस ऐसे सुपरमैन। सर्विस एक्सपोर्ट कितना हुआ है, 4.9%। रेमिटेंसेस को लेकर के भारत जो है वो टॉप में है। इंडिया इज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस अक्रॉस द ग्लोब। कितना रिसीव किया है, $120 बिलियन। फॉरेक्स को लेकर के कहा गया कि टोटल डेट का 97.4% फॉरेन एक्सचेंज हमारे इंडिया में अवेलेबल है अभी। रिस्क क्या है ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे यही रिस्क है कि जिससे भी हम लोग ट्रेड करते हैं वो अपना पॉलिसी चेंज कर दिया तो, या फिर जो ट्रेड है वो ट्रेड का कॉस्ट बढ़ गया तो, जो डिमांड है अपने ट्रेडिंग पार्टनर का वही घट गया तो, ये सब है रिस्क ग्लोबल लेवल पे। अब हम लोग देखते हैं इंडिया लेवल पे हम लोग क्या डेवलपमेंट किए हैं। इंडिया लेवल पे हम लोग बहुत डेवलपमेंट किए हैं। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना है, 8.2%। जीबीए ग्रोथ 7.2%। जीबीए और जीडीपी अलग नहीं है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का दो तरीका है, जीडीपी और जीबीए दोनों नेशनल इनकम ही है, ठीक है, इसीलिए दोनों अलग नहीं है। जीडीपी का कितना ग्रोथ है, 8.2%। जीबीए का कितना ग्रोथ है, 7.2%। टैक्स को लेकर के सरकार क्या कहा है, सरकार कहता है कि जितना भी टैक्स हम लोग को रिसीव हुआ है ना, उसका 55% डायरेक्ट टैक्स है और 45% इनडायरेक्ट टैक्स है। तो थोड़ा सा ज्यादा हम लोग डायरेक्ट टैक्स लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो बहुत बढ़ा रही है यार सरकार, डायरेक्ट टैक्स तो ऑलरेडी बहुत बढ़ा दिया है, इसीलिए ज्यादा उसको टैक्स डायरेक्ट टैक्स से मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स से थोड़ा सा कम मिलेगा। डायरेक्ट टैक्स के अंदर 15.8% का ग्रोथ सरकार को दिखा है, मतलब ऑलमोस्ट 16% का ग्रोथ है। 16% का ग्रोथ है डायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स कितना बढ़ा है, 10%। कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि देखिए 10% इंक्रीज हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स में, समझे, और यूथ का जो बेरोजगारी है वो भी 10% है। 10% यूथ का बेरोजगारी है और 10% ग्रोथ कर लिया है सरकार अपना इनडायरेक्ट टैक्स में। बताइए। अब है सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट जितना कम होगा उतना फायदा होगा। अभी 0.7% ऑफ जीडीपी चल रहा है, ये बहुत इंप्रूव हुआ है। पिछले साल जो है ना ये 2% था, तो 2% से बहुत इंप्रूव होकर के 0.7% हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब कैपेक्स को लेकर के कहा गया कि 9 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया गया है सरकार के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यानी रोड्स रेलवे वगैरह वगैरह में 9 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया गया है सरकार के द्वारा। इसको आप कैसे याद करेंगे कैपेक्स को, जानते हैं, मैं जहां पर रहता हूं ना, बगल में एक नौलखा मंदिर है, समझे। नौलखा मंदिर है, वो मंदिर जब बना था उस जमाने में 9 लाख रुपए में बना था। बहुत उसका आर्किटेक्चर बहुत गजब का है। तो नौलखा मंदिर हम लोग का बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है। तो वहां से आप याद कर सकते हैं कि इस बार सरकार क्या किया है, राम मंदिर बनाया है, मंदिर बनाया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया होगा, 9 लाख। 9 लाख बताइए, 9 लाख, 9 लाख करोड़, ठीक है। अब है ग्रॉस वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन, यानी कि जीवीए कंट्रीब्यूशन। जीवीए मैंने बोला कि और कुछ नहीं, नेशनल इनकम है। आप जीडीपी और जीवीए दोनों का नेशनल इनकम बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम जो है उसमें कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर का 18% कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री सेक्टर का 28% कंट्रीब्यूशन है और सर्विसेज सेक्टर का 55% कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम के अंदर। तो हम लोग ये देखें कि सर्विसेज सेक्टर जो है वो मैक्सिमम पैसा हम लोगों को कमा करके दे रहा है। हमारा देश को मैक्सिमम पैसा कौन कमा करके दे रहा है, सर्विसेज। और यहाँ पर हमारा कितना लोग इंप्लॉयड है, यहाँ पर हमारा सिर्फ 29% लोग इंप्लॉयड है। अभी हम लोगों ने देखा है पीएलएफएस डेटा को, याद है ना कि आपको 29% लोग सर्विस सेक्टर में है इंप्लॉयड, और वहां पर कितना पैसा कमा रहे हैं, 55%। तो इंडिया का 55% पैसा 29% लोग कमा रहे हैं, और एग्रीकल्चर में 45% लोग इंप्लॉयड है, और वो लोग मिलकर के कितना इनकम कमा रहे हैं, 18% मात्र। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि एग्रीकल्चर से कुछ लोगों को हटाओ और सर्विसेज में डालो, इससे क्या होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा और जीडीपी भी ग्रोथ होगा, समझे। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। पीएलएफएस डेटा में हम लोगों ने देखा था ना 45% लोग इंप्लॉयड हैं एग्रीकल्चर में। ये कितना कमा रहा है, नेशनल इनकम का 18%, और नेशनल इनकम का 55% कमा रहा है 29% लोग जो कि सर्विसेज सेक्टर में है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है कंट्रीब्यूशन इन जीवीए, 18%, और सर्विसेज सेक्टर का 55%।
एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना लोग इंप्लॉयड है 45%, और सर्विसेज सेक्टर में कितना लोग इंप्लॉयड है 28.9 या फिर ऑलमोस्ट 29, है ना। ठीक है, इसके बाद तो ठीक है, हम लोगों ने देखा कि हम लोग ग्रोथ किए हैं, जीडीपी भी ग्रोथ हुआ है, जीवीए भी ग्रोथ हुआ है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी कुछ ग्रोथ किया है, इंडस्ट्री सेक्टर भी कुछ ग्रोथ किया है, और सर्विसेज सेक्टर तो बूम कर गया। तो इसीलिए हम लोग ये तीनों सेक्टर को इंडिविजुअली भी एक एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब सेक्टर भी होगा कुछ कुछ जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या काम हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या काम हुआ है, और सर्विसेज सेक्टर में क्या काम हुआ है, एक बार देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 1.4% का ग्रोथ दिखाया है, इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो 8.2% का ग्रोथ दिखाया है, और सर्विसेज सेक्टर का तो ग्रोथ हम लोग देख ही रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है ना 1.4%, ये कम है, पिछले कुछ सालों से ये बहुत कम है। इसका रीजन है क्लाइमेट चेंज, और सिर्फ ये इंडिया में नहीं है, ये पूरा ग्लोब का यही स्थिति है, पूरा ग्लोब में एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो कम हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इंडिया में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में सबसे अच्छा सब सेक्टर कौन सा है, सबसे अच्छा सब सेक्टर कौन सा है, सबसे अच्छा सब सेक्टर है लाइव स्टॉक सब सेक्टर, जो बहुत ग्रोथ किया है। हम लोग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, तो अलाइड सेक्टर में कौन सा सेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा हेल्प किया है एग्रीकल्चर को ग्रोथ होने में, लाइव स्टॉक सब सेक्टर, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, बकरी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, समझे, उसके बाद मछली पालन वगैरह वगैरह ये सब करते हैं, लाइव स्टॉक को हम लोग मेंटेन करते हैं। तो लाइव स्टॉक सब सेक्टर जो है ये बहुत ज्यादा इनकम कमा के दिया है, और इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर को भी थोड़ा सा इनकम बूस्ट हुआ है, नहीं तो हम लोग रो रहे होते कि एग्रीकल्चर से ही हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ हुआ है 1.4%। इसका मेन सब सेक्टर कौन सा है, लाइव स्टॉक सब सेक्टर, ठीक है। ये तो हो गया एग्रीकल्चर का बात। इंडस्ट्री में देखा गया कि इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो 8.2% है, अच्छी बात है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.9% का ग्रोथ किया है, वाओ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर थर्ड लार्जेस्ट बन गया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ये जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इसका कितना वैल्यूएशन है, 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, 50 बिलियन यूएस डॉलर्स। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है ना हमारा इंडिया का 3.7% है ऑफ ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो 3.7% है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का शेयर बताया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का बताया गया है, ठीक है, इस साल नहीं बताया गया क्योंकि इस साल का डेटा ना सबसे खराब है, इस साल नहीं बताया गया, इसीलिए वो बता रहा है पिछला साल जब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमारा ग्लोबल मार्केट में अच्छा शेयर था, 3.7 शेयर था, ठीक है। तो इंडस्ट्री को लेकर के क्या बात कहा गया कि इंडस्ट्री जो है हमारा ग्रोथ किया है 8.2%, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, 9.9% ग्रोथ किया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो थर्ड लार्जेस्ट बन गया है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कितना वैल्यूएशन हो गया है 50 बिलियन यूएस डॉलर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है ये भी अच्छा खासा ग्रोथ किया है, फाइनेंशियल 2022 का बात कर रहे हैं, कितना हुआ है 3.7% हो गया है ऑफ ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में 3.7% शेयर जो है इंडिया का है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है ना बहुत ज्यादा हमारे लिए क्रूशल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बढ़ते ही जा रहा है, ये बूम करने वाला है, तो हम लोगों को भी उसका ग्रोथ को टच करना चाहिए। अभी इंडिया जो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, समझे, लेकिन सरकार यहाँ पर अभी ये डेटा नहीं बताया है, पुराना डेटा बता रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लेंगे। फिर सरकार कहता है कि देखो इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ ना, इसका मेन रीजन है पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, सरकार जो इन्वेस्टमेंट किया है पीएलआई स्कीम में, इसकी वजह से इंप्लॉयमेंट भी बढ़ा है और इंडस्ट्री का ग्रोथ भी हुआ है। पीएलआई स्कीम्स इन्वेस्टमेंट्स जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट एंड प्लस ग्रोथ, समझे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना ग्रोथ है 1.4%, इंडस्ट्री सेक्टर का कितना ग्रोथ है 8.2%, जितना जीडीपी ग्रोथ है उतना ही इंडस्ट्री सेक्टर का भी ग्रोथ है, कितना 8.2%। एग्रीकल्चर में हम लोग को कम ग्रोथ मिला, ऐसा क्यों, क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन एग्रीकल्चर में भी एक सब सेक्टर है जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, क्या नाम है उसका, लाइव स्टॉक सब सेक्टर। इंडस्ट्री में हमारा ग्रोथ 8.2% है, जितना जीडीपी ग्रोथ है उतना ही इंडस्ट्री ग्रोथ है, कितना 8.2%, अच्छा ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा सब सेक्टर है जो कि अच्छा परफॉर्म किया है, मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर 9.9% ग्रोथ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो कि थर्ड लार्जेस्ट बन गया है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ गया है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और ये जो सेक्टर है ये थर्ड लार्जेस्ट बन गया है इन द वर्ल्ड, कितना इसका वैल्यूएशन हो गया है 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो कि बहुत क्रूशल है, तो इसका डेटा दिया गया है कि ग्लोबल मार्केट में इंडिया का जो शेयर है वो 3.7% है। ये जो डेटा है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का है, 2023 का देने का डर लग रहा था सरकार को, क्योंकि 2023 में अगर इंटरनेशनल डेटा को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है वो 1% से भी कम इसका शेयर है,
लेकिन सरकार यहाँ पर बोलेगा नहीं वो बात, सरकार बोलेगा कि हम लोग पिछला डेटा के हिसाब से अच्छा ग्रोथ किए हैं, ग्लोबल मार्केट में हमारा अच्छा शेयर है, कितना है 3.7%। ठीक है, इसके बाद कहता है सरकार कि देखो इंडस्ट्री हमारा इसलिए ग्रोथ कर पाया क्योंकि हम लोग पीएलआई स्कीम बहुत सारा लेकर के आए थे। ये जो पीएलआई स्कीम का इन्वेस्टमेंट था इसकी वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ और हमारा क्या बोलते हैं इंडस्ट्री भी ग्रोथ हुई है। सर्विसेज सेक्टर को लेकर के बोला गया कि सर्विसेज सेक्टर तो हमारा राजा है, ठीक है, ये तो सुपरमैन है, ये हमारा बहुत ज्यादा पैसा कमा करके दिया है। इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है इट इज अमॉन्ग टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। तो वर्ल्ड का जो सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया टॉप 5 के अंदर आता है। कितना सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दिया है इंडिया? 340 बिलियन डॉलर। 340 बिलियन डॉलर इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है ना उसका 44% सर्विस एक्सपोर्ट है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में 44% जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट है। तो सर्विस सेक्टर में कौन सब सेक्टर है जो कि अच्छा ग्रोथ किया है? एविएशन और रेलवे बहुत अच्छा यानी कि सब्सटेंशियली ग्रोथ किया है। एविएशन में हमने 21 न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए भी हैं इस साल। टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी हमारा बहुत बढ़ा है और पूरे दुनिया में टूरिज्म शेयर जो है वो बढ़ गया है, 1.58% हो गया है। ठीक, रियल एस्टेट जो है वो भी ग्रोथ देखा है। 2013 के बाद हाईएस्ट सेल रियल एस्टेट को इस बार मिला है। ई कॉमर्स जो है ये भी बहुत चरम पे पहुंच गया है। 2030 तक हम लोग कितना वैल्यूएशन कर लेंगे अपना ई कॉमर्स इंडस्ट्री का? 350 बिलियन डॉलर। 350 बिलियन डॉलर। स्टार्टअप जो है इस साल यानी 2023 में 31,000 हो गया है, बहुत ज्यादा नंबर है ये तो। टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग भारत नेट फेज 1 फेज 2 चालू कर रहे हैं। ये भारत नेट फेज 1 फेज 2 क्या है? तो भारत नेट है एक प्रोग्राम है बीएसएनएल के द्वारा जिसमें बीएसएनएल क्या कर रहा है, रूरल इंडिया में इंटरनेट पहुंचा रहा है। कैसे इंटरनेट पहुंचाएगा? 3 तरीकों से पहुंचाएगा। सबसे पहले तो ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है रूरल इंडिया में, उसके बाद इसका जो भार है वो प्राइवेट हाथों में दे देगा, बोलेगा कि प्राइवेट लोग तुम लोगों को हम ये राइट देते हैं कि तुम लोग इसको मेंटेन करो और इसको ऑपरेशनलाइज करो। और लास्ट में जो भी विलेज लेवल का एंटरप्रेन्योर है उन लोगों को सौंपा जाएगा इसका भार, भारत नेट का भार। तो भारत नेट जो है वो कौन स्टार्ट कर रहा है? बीएसएनएल स्टार्ट कर रहा है। इसके लिए सरकार कितना रुपया खर्चा किया है? 1.4 लाख करोड़। तो 1.4 लाख करोड़ खर्चा कर रहा है सरकार इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा किया जाएगा? बीएसएनएल के द्वारा किया जाएगा इनिशिएट, उसके बाद प्राइवेट हाथ इसको अपना लेगा। ठीक है, तो हम लोग सर्विसेज सेक्टर में भी अच्छा ग्रोथ किए हैं। कितना ग्रोथ किए हैं? 340 बिलियन डॉलर का हम लोग एक्सपोर्ट कर दिए हैं। हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है ना उसमें 44% सिर्फ सर्विस एक्सपोर्ट है। इसके बाद हम लोग जो है वो टॉप 5 में है इन सर्विस एक्सपोर्ट्स। उसके बाद कौन कौन सा सब सेक्टर है जो कि अच्छा काम कर रहा है सर्विस सेक्टर के अंदर? एविएशन सेक्टर, रेलवे सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। रेलवेज में हम लोग 77% ग्रोथ इस बार देखे हैं और एविएशन सेक्टर में 21 न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल भी बना है। टूरिज्म सेक्टर भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। टूरिज्म सेक्टर का अभी ग्लोबल शेयर है 1.58% जो कि बढ़ गया है पिछले साल से। रियल एस्टेट का तो गजब का सेल अभी दिख रहा है। 2013 के बाद हाईएस्ट सेल है रियल एस्टेट में। ई कॉमर्स में हम लोग 350 बिलियन अचीव कर लेंगे बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2030। स्टार्टअप भी हमारे देश में बहुत बढ़ गया है, 31,000 हो गया है। टेलीकॉम क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। रूरल इंडिया में भी हम लोग इंटरनेट पहुंचा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? भारत नेट फेज 1 फेज 2 फेज 3। तो फेज 1 फेज 2 ऑलरेडी हो चुका है, फेज 3 में हम लोग आ गए। तो बीएसएनएल का ये प्रोजेक्ट है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाया जाएगा रूरल इंडिया में। इसके लिए सरकार कितना खर्चा कर रहा है? 1.39 करोड़ रुपया, 1.39 लाख करोड़ रुपया। ठीक, आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई है सब चीज। ठीक है, इसके बाद लास्ट में देखते हैं कि क्या क्या सरकार इस रिपोर्ट में और कहा है जो कि डिस्क्रिप्टिव में आपका मदद हो जाएगा। तो सरकार बोलता है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम लोग क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या ग्लोबल चैलेंजेस है और इंडिया को क्या क्या करना चाहिए। तो इंडिया अपने बारे में बात रखा है। देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ, उसके बाद फिर इसको रीड कर लूंगा। तो देखो ग्लोबली क्या बात हो रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो ग्लोबल लेवल पे बात हो रहा है, बहुत सारा देश, बहुत सारा ग्लोबल जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोग बात क्या कर रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोग बोल रहा है कि देखो भाई साहब जी भर करके ग्रोथ करो, जी भर के ग्रोथ करो, लेकिन अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज मत करो। तुम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करो, नॉन रिन्यूएबल को यूज मत करो। इसको यूज करो रिन्यूएबल एनर्जी, जो थोड़ा सा महंगा जरूर है लेकिन यही क्लाइमेट के लिए अच्छा है। रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करो क्योंकि ये क्लाइमेट के लिए अच्छा है। ऐसा कहना है किसका है? ग्लोबल लेवल पे डेवलप्ड कंट्रीज का। अब इंडिया बोल रहा है कि देखो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो चाल चली है और इंडिया को नुकसान पहुंच रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है।
डेवलपिंग कंट्रीज तभी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएगा जब सस्ता इस्तेमाल करे, सस्ता अल्टरनेटिव को इस्तेमाल करे। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी तो महंगा है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ कम हो जाएगा, और ग्रोथ कम हो जाएगा तो हम लोग कभी भी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज करना चाहिए और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज करना चाहिए, जिससे क्लाइमेट को थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन ज्यादा इंपैक्ट ना करें हम लोग। ठीक है, ये कह रहा है इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज कह रहा है। इसीलिए इंडिया कहता है कि देखो भाई साहब, देखो डेवलपिंग कंट्रीज, तुम्हारा बात सही है, लेकिन हम लोग जो है सीधा रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को छोड़ दें, तो इससे क्या होगा कि हमको कॉस्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है अभी भी महंगा है। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि कोल, फ्यूल, ये सब जो है ना, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है थोड़ा सा कम खर्चा आ जाता है, मतलब कि इसका ये एक्सपेंसिव कम है, चीप है, चीप कह सकते हैं इसको, कंफर्टेबली चीप है। तो हम लोग चीप चीज को इस्तेमाल करके ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में क्या बोल रहा है कि सारा देश, अब तुम लोग महंगा वाला एनर्जी यूज करो अपना डेवलपमेंट के लिए। तो महंगा वाला यूज हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को दोनों का मिक्स लेके चलना चाहिए। हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि हम लोग ओवर कंजम्पशन कम कर देंगे। सिर्फ ये काम हम लोग कर सकते हैं। अगर ओवर कंजम्पशन कर देंगे तो क्लाइमेट को हम लोग हेल्प कर पाएंगे। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को भी इस्तेमाल करेंगे और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को भी इस्तेमाल करेंगे, दोनों का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग डेवलप कर पाए। ये है रैशनल जो कि इंडिया कह रहा है। ठीक है, और इसीलिए इंडिया ये भी कहता है कि देखो भाई साहब, ग्लोबल लेवल पे तुम लोग जो बोल रहे हो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सिर्फ एक ही अप्रोच रहना चाहिए, तो ये चीज गड़बड़ है, ये चीज नहीं होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा आपको लिबर्टी देना चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बहुत पैसा नहीं कमा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के जैसा, कि वो तुरंत पूरा रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके, महंगा वाला एनर्जी यूज करके, महंगा वाला अल्टरनेटिव यूज करके डेवलप कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कहता है, ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंजेस क्या है, करंट ग्लोबल स्ट्रेटजीज फॉर क्लाइमेट चेंज आर फ्लॉड एंड नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो सरकार कहता है कि जो ग्लोबल स्ट्रेटजीज बना हुआ है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उसमें थोड़ा सा गलती है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होगा, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। जो वेस्टर्न अप्रोच है डज नॉट सीक टू एड्रेस द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज ओवर कंजम्पशन। सरकार बोलता है कि देखो क्लाइमेट चेंज का असली कॉज जो है वो ओवर कंजम्पशन है। तुम लोग तो ओवर कंजम्पशन कम नहीं कर रहे हो, ओवर कंजम्पशन तो बढ़ा ही रहे हो। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा घर बना रहे हो, ज्यादा से ज्यादा घर बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्लाइमेट को इस्तेमाल करेंगे, क्लाइमेट को हम लोग यूज करेंगे, और क्लाइमेट में यूज करके हम लोग पॉल्यूशन फैलाएंगे। वेस्टर्न कंट्रीज ये बात को नहीं समझ रहा है, लेकिन ये लोग क्या बोल रहा है कि ओवर कंजम्पशन तो भाई हम लोग करेंगे ही, लेकिन हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं द मीन्स टू अचीव ओवर कंजम्पशन। यानी ओवर कंजम्पशन तो करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग अल्टरनेट ऑप्शन से, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सरकार कहता है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये जो अप्रोच है ये काम नहीं करेगा, और डेवलपिंग कंट्रीज को आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा ताकि वो लोग अपना पाथवे को खुद चूज कर सके। ठीक, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया बोल रहा है कि देखो इंडिया जो है वो नेचर को बहुत मानता है, और नेचर को प्रकृति मानता है और बहुत प्यार करता है नेचर को। इसीलिए हम लोग ओवर कंजम्पशन का कल्चर को नहीं पसंद करते हैं, हम लोग ओवर कंजम्पशन नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड बनाते हैं, ओवर कंजम्पशन नहीं करते हैं। ये ट्रेडिशनल मल्टी जनरेशन हाउस होल्ड का क्या मतलब हो गया, एक घर है, मान लीजिए एक घर है, ठीक है, एक घर है, इस घर में ही आपका दादाजी भी रहते हैं, इसमें आपका पापा भी रहते हैं, और इसमें आप भी रहते हैं, और आपका भाई बहन भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मल्टी जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन एक ही घर में रहता है। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता है, बाहर में ना दादाजी का अलग घर होगा, पापा का अलग घर होगा, और आपका भाई का अलग घर होगा। तो अगर अलग अलग घर होगा तो आप लोग अलग अलग रिसोर्सेज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो लाइटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, ज्यादा यूज करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। आप वहां पर पानी अलग अलग यूज करेंगे तो अलग अलग घर को साफ करने के लिए अलग अलग इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर आप ओवर कंजम्पशन करेंगे। ये बाहर का देश में होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, इंडिया में नहीं होता है। इंडिया इसीलिए कहता है कि हम लोग ओवर कंजम्पशन कम कर रहे हैं, और ओवर कंजम्पशन कम कर देंगे तो क्लाइमेट ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग ओवर कंजम्पशन कम करने के लिए, हम लोग मल्टी जनरेशन हाउस होल्ड में रहना पसंद करते हैं। हम लोग मिशन लाइफ भी इसी को लेकर के आए हैं, जो कि फोकस करता है ह्यूमन नेचर हार्मनी, प्रमोटिंग माइंडफुल कंजम्पशन देन ओवर कंजम्पशन। ठीक, तो ये कह रहा है इंडिया। अदर चैलेंजेस क्या क्या है, ये चैलेंजेस को भी देख लेना एक बार जरूरी है। ग्लोबल हेडविंड्स एंड एफडीआई। अभी एफडीआई का जो ग्रोथ है ना वो नहीं हो पा रहा है। उसका क्या रीजन है, उसका सिंपल एक रीजन है कि हाई इंटरेस्ट रेट। बहुत सारे देशों में इंटरेस्ट रेट हाई किया गया है,
ताकि इन्वेस्ट ना करें लोग और मनी सप्लाई ना बढ़ाए। अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन को कम करना है, इसीलिए हाई इंटरेस्ट रेट कर दिया गया है ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए। अगर मनी सप्लाई कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एफडीआई भी कम हो गया, इसीलिए एफडीआई अभी कम हो गया है, और ये एक चैलेंज है कि एफडीआई का ग्रोथ अभी उस तरह का नहीं हो पा रहा है। दूसरा कि हम लोग जो है ना डिपेंडेंट है चाइना पे फॉर द इम्पोर्ट्स ऑफ लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। तो छोटा मोटा चीज होता है जो कि ज्यादा स्किल नहीं लगता है लेकिन बनाना पड़ता है। मान लीजिए कि पेन हो गया, ये लिको पिको पेन हो गया, ठीक है। लिको पिको पेन बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता हम लोग को रिसोर्सेज को, स्किल को। ये एक मशीन को लगाते हैं, वहां से हम लोग लिको पिको पेन बना देते हैं, ठीक है। मतलब लिखो और फेंको, इस टाइप का पेन, यूज एंड थ्रो पेन। तो ये सब जो पेन है ये सब चाइना में बनता है और यहाँ पर आता है, तो इसके लिए हम लोग डिपेंडेंट है चाइना पे, ठीक। दूसरा है एआई थ्रेट। हम लोग बीपीओ सेक्टर में आगे हैं, ठीक है, हम लोग आईटी सेक्टर में आगे हैं, सर्विस सेक्टर में हम लोग आगे हैं। हम लोग क्या करते हैं सर्विस सेक्टर में, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, इंटरनेट होता है, एआई का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर एआई थ्रेट भी हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। अगला है लाइफ स्टाइल डिसएडवांटेज। यहाँ का जो यूथ है, समझे, वो सोशल मीडिया में फंसा हुआ है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग है, 12-13 घंटा सिर्फ मोबाइल देखते रहता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सोया रहता है, अनहेल्दी फूड चॉइसेस, पिज्जा बर्गर सिर्फ खाते रहता है, तो ये भी एक चैलेंजेस है ग्लोबल लेवल पे। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा कवर करा दिया आपको, ठीक है। अब हम लोग एक बार समराइज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग समराइज करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को। तो बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, जहां पर सरकार सफाई देता है कि हम लोग पिछला साल क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या काम हुआ है। तो सरकार जो है बजट से एक दिन पहले एक सफाई देता है कि हम लोग क्या क्या काम किए हैं, इसी को हम लोग इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। ये हर साल आता है, क्योंकि हर साल बजट आएगा तो हर साल इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। इस इकोनॉमिक सर्वे को बनाता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और इसको प्रेजेंट भी करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रेजेंट कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करती है, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको बनाता भी है और प्रेजेंट भी करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और ये जो है ये बताता है कि करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, यानी कि अभी इकोनॉमी का क्या स्थिति बना हुआ है। और अगर ये जान लेंगे हम लोग तो ये जान पाएंगे कि हम लोग आगे और क्या क्या कर सकते हैं। तो बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, इसको प्रेजेंट करता है, प्रिपेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें हम लोग को करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में मालूम चलता है। ये एनुअल डॉक्यूमेंट है जो हर साल आता है। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि कुछ कुछ बातें सरकार ने किया है इकोनॉमिक सर्वे में। सरकार वही सब बात करता है जो कि सरकार को सफाई देना पड़ता है। सरकार कौन कौन सा बात पेश करेगा, जो जो बात जनता पूछना चाहता है। जनता कौन कौन सा बात पूछना चाहता है, आप सोचिए कि जनता क्या क्या बात पूछना चाहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात पूछना चाहेगा, क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात पूछना चाहेगा, इन्फ्लेशन को लेकर के बात पूछना चाहेगा, सोसाइटी को लेकर के बात पूछना चाहेगा, और ग्रोथ एंड इकोनॉमी को लेकर के बात पूछना चाहेगा। क्योंकि ये सब जो है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है। जो भी जनता सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में रहेगा उसी को लेकर के सरकार से सवाल करेगा, और सरकार से जो चीज के लेकर के सवाल करेगा सरकार तो वही चीज को लेकर के जवाब देगा। तो सरकार ने जब जवाब दिया है तो ये सबको लेकर के जवाब देगा ना सरकार, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के कुछ बात कहा है, इन्फ्लेशन को लेकर के अपना सफाई दिया है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के कुछ बात कहा है, सोसाइटी को लेकर के कुछ सफाई दिया है, और ग्रोथ एंड इकोनॉमी को लेकर के भी कुछ बात कहा है। तो एक एक करके हम लोग सब कुछ देखते हैं। पहले हम लोग देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के सरकार क्या बात कहा है। तो सरकार ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.2% है। यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 10% है, जो कि अभी कम हुआ है। गिग वर्कफोर्स जो है 2030 तक, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 2.35 करोड़ हो जाएगा। गिग वर्कफोर्स का मतलब होता है टेम्पररी वर्कफोर्स, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयड है। फिर पीएलएफएस डेटा के हिसाब से हम लोगों ने देखा, पीरियोडिक लेबर फोर्स डेटा के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर में 45% एम्प्लॉयड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.4% एम्प्लॉयड है, सर्विसेज सेक्टर में 28.9% एम्प्लॉयड है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 13% एम्प्लॉयड है, और फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है 37%। यहाँ पर 2-3 डेटा याद रखने का जरूरत है। एग्रीकल्चर में कितना परसेंट एम्प्लॉयड है, 45%। सर्विसेज में कितना परसेंट एम्प्लॉयड है, 29% ऑलमोस्ट। फीमेल का कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, 37%। ये तो हो गया एम्प्लॉयमेंट का डेटा दिया गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट का क्या नीड है वो बताया गया सरकार के द्वारा। तो सरकार ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक हम लोगों को 78 लाख जॉब क्रिएट करना पड़ेगा इन नॉन फार्म सेक्टर। तो नॉन फार्म सेक्टर में 78 लाख जॉब हम लोग को बनाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार कर क्या रहा है, सरकार ने कहा है कि हम लोग 2% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे 11 मिलियन जॉब क्रिएट होगा। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम जॉब जो है वो गर्ल्स के लिए प्रोवाइड करेंगे, 70% जॉब जो है वो वुमेन को हम लोग देंगे। ये तो बात हो गया अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। क्लाइमेट को लेकर के बात कहा कि देखो भाई क्लाइमेट को लेकर के ज्यादा काम तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि हम लोग लास्ट 10 साल में क्लीन एनर्जी को लेकर के बहुत इन्वेस्टमेंट किए हैं, 85 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किए।
साथ में अभी हम लोग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी लेकर के आए हैं, ठीक है। इसके बाद कहा गया जो भी हमारा देश में इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, वो लोग जो है ना अपना हाफ फ्यूल जो इस्तेमाल कर रहा है वो सब नॉन फॉसिल सोर्सेज से आता है। यानी कि वो लोग जो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला जो कैपेसिटी है वो अपना आधा एनर्जी नॉन फॉसिल सोर्सेज से इस्तेमाल करता है। अच्छी बात है। ये तो बात हो गया क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इन्फ्लेशन को लेकर के सरकार कहता है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.4% है और आरबीआई के हिसाब से अगले साल ये फिर 4.5% हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा, हो जाएगा, समझे। फिर फ्यूल प्राइसेस जो है वो कम कर दिया गया था सरकार के द्वारा थोड़ा बहुत। फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ना ही था, कितना हो गया है 7.5% हो गया है। क्लाइमेट चेंज हो गया ना, इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया। सरकार कहता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी के लिए कुछ काम करने वाले हैं। क्या क्या काम करने वाले हैं? हम लोग पल्सेस कल्टीवेशन को बढ़ाने वाले हैं, एक्सपेंशन करने वाले हैं, मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटी बनाने वाले हैं फॉर वेजिटेबल्स, और हम लोग इफेक्टिव मॉनिटरिंग करेंगे कि कैसे कैसे प्राइस बढ़ रहा है फ्रॉम गेट टू फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद सोसाइटी को लेकर के बात कहा गया कि हम लोग जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए हैं 37 लाख करोड़ का, और 81 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन्स दिए हैं, ठीक है। इसके बाद कहा गया गिनी कोफिशिएंट जो है रूरल इंडिया में 0.26 है, अर्बन इंडिया में 0.36 है। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? इससे हम लोग इनकम इनइक्वालिटी को चेक करते हैं। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 हो गया, इसका मतलब कि हर व्यक्ति के पास बराबर इनकम है। इनकम जो है अनइक्वल नहीं है, इक्वल है, अगर गिनी कोफिशिएंट 0 हुआ तो। लेकिन अगर गिनी कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका मतलब कि एक ही आदमी सारा पैसा कमा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा इनकम अनइक्वल है, ठीक है। तो गिनी कोफिशिएंट जो है वो 0 से 1 के बीच में रेंज करता है। 1 होगा तो बहुत खराब है, पूरा इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गया है। अगर 0 हो गया, इसका मतलब कि इनकम इनइक्वालिटी नहीं है, 0 है। तो गिनी कोफिशिएंट जो है रूरल एरिया में 0.26 है, गिनी कोफिशिएंट अर्बन एरिया में 0.36 है। आयुष्मान भारत को लेकर के हम लोगों ने कुछ बातें देखा कि आयुष्मान भारत कार्ड हम लोग 34 करोड़ इशू कर दिए हैं, 7 करोड़ हॉस्पिटल यहाँ पर कवर्ड है। पीएम जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर 22 मेंटल डिसऑर्डर्स कवर्ड किया गया है, और हम लोग पिछला 9 सालों में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.6 करोड़ घर बनाए हैं। इसके बाद पोषण भी और पढ़ाई भी, ये जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया था, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दे रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर में। SC ST OBC का जो हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट है वो भी बढ़ गया है। वुमेन के लिए, वुमेन का एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। 3.1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। इसके बाद हम लोग ग्रोथ एंड इकोनॉमी को लेकर के देखें कि इंडिया ग्लोबल लेवल पे क्या काम किया है और इंडिया लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे क्या काम किया है। तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने अपना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है। तो वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया जो 38 नंबर पे है, 38 रैंक में है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो 0.15% इंक्रीज हुआ है, और इंपोर्ट जो है 4.9% डिक्रीज हुआ है। इंपोर्ट कम हो गया है, लेकिन इंपोर्ट जितना कम हुआ है उतना ही सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ गया है। इंपोर्ट 4.9% डिक्रीज हुआ है, तो सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो 4.9% बढ़ा है। इंडिया जो है वो टॉप है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस रिसीविंग। तो इंडिया जो है वो टॉप रेसिपिएंट है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। कितना रेमिटेंसेस इंडिया को मिला है? 120 बिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये 135 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस इंडिया को मिला है, लेकिन ये रिपोर्ट में कहा गया है 120 बिलियन डॉलर, ठीक है। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के कहा गया कि ग्लोबल डेट का 97.4% जो है वो फॉरेन एक्सचेंज हमारे इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको आप अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अलग तरीके से कैसे समझेंगे? अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि फॉरेन एक्सचेंज टू टोटल डेट ये बताओ, तो यहां पर भी आप बता सकते हैं 97.4%, ठीक। इसके बाद क्या क्या रिस्क है ग्लोबल लेवल पे? तो ग्लोबल लेवल में हो सकता है कि जिसके साथ हम लोग ट्रेड करते हैं उसका डिमांड कम हो जाए, उसका डिमांड कम हो जाएगा तो ट्रेडिंग में हम लोग को इम्पैक्ट पड़ जाएगा। दूसरा, ट्रेड कॉस्ट बढ़ गया तो वो भी एक रीजन है, रिस्क है। तीसरा कि कमोडिटी प्राइसेस में बहुत सारा फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोलेटिलिटी हो रहा है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो भी एक रिस्क है। साथ में जिसके साथ भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वो अगर अपना ट्रेडिंग पॉलिसी चेंज कर लेगा तो हमारे पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो ये भी एक रिस्क है। तो ये सब तो हो गया ग्लोबल लेवल पे बातें। अब इंडिया लेवल पे क्या बात कहा गया? इंडिया लेवल में नेशनल इनकम हम लोग जीवीए से भी देखते हैं, जीडीपी से भी देखते हैं। तो जीडीपी का ग्रोथ हुआ है 8.2% और जीवीए का ग्रोथ हुआ है 7.2%। टैक्स की बात करें तो जो टैक्स रिवेन्यू है सरकार का, उसमें से 55% टैक्स रिवेन्यू जो है वो डायरेक्ट टैक्स से आया है सरकार के पास, और इनडायरेक्ट टैक्स से 45% उसको मिला है सरकार को। सरकार का डायरेक्ट टैक्स जो है वो 16% ऑलमोस्ट ग्रोथ देखने को मिला है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 10% का ग्रोथ मिला है। सोचिए, जितना बेरोजगारी का दर है 10%, उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स सरकार
बढ़ा लिया है अपना, 10% ग्रोथ कर लिया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0.7% है ऑफ जीडीपी, जो कि बहुत अच्छा है, इंप्रूव किया है पिछले साल से। पिछले साल 2% था। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 9 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जीबीए कंट्रीब्यूशन यानी कि नेशनल इनकम में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है? एग्रीकल्चर सेक्टर 18%, सर्विसेज सेक्टर 55% और इंडस्ट्री सेक्टर 28%। तो सोचिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना लोग इंप्लॉयड था? 45%। और वो लोग मिलकर के कितना इनकम कमा के दिया है सरकार को? 18%। और सर्विसेज सेक्टर में 29% लोग था इंप्लॉयड, और वहां पर वो लोग इनकम कमा के दिया है 55%। ठीक है। साथ में अब हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर को लेकर के क्या बात कहा है सरकार। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के कहा गया है कि 1.4% ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये जो ग्रोथ है ये कम है, पिछले सालों से बहुत कम है। इसका रीजन है क्लाइमेट चेंज। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक सब सेक्टर है जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। वो कौन सा सब सेक्टर है? लाइव स्टॉक सब सेक्टर। इंडस्ट्री को लेकर के बात कहा गया कि इंडस्ट्री का ग्रोथ भी बहुत अच्छा पड़ रहा है, 8.2% है। जितना हमारा जीडीपी ग्रोथ है उतना ही हमारा इंडस्ट्री का भी ग्रोथ है, 8.2%। इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, 9.9% ग्रोथ किया है। जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो भी बहुत ग्रोथ किया है। इतना ग्रोथ किया है कि वो थर्ड लार्जेस्ट बन गया है इन द वर्ल्ड। हमारा इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। कितना बिलियन इसका वैल्यूएशन है? 50 बिलियन यूएस डॉलर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है वो 3.7% है ऑफ ग्लोबल मार्केट। ठीक है। पीएलआई स्कीम जो है ये सब बहुत मदद किया है इंडस्ट्री को ग्रो करने में, ऐसा सरकार का कहना है। इसके बाद हम लोग सर्विसेज सेक्टर पर देखें। सर्विसेज सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। कितना ग्रोथ किया है? सर्विस एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट हम लोग का 4.9% ग्रोथ किया है। साथ में हम लोग कितना सर्विस एक्सपोर्ट किए हैं? 340 बिलियन डॉलर हम लोग किए हैं एक्सपोर्ट सर्विसेज में। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 44% जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट है। सर्विस एक्सपोर्ट में हम लोगों का कौन कौन सा सब सेक्टर अच्छा ग्रोथ किया है? एविएशन सब सेक्टर और रेलवे सब सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। एविएशन में हम लोग 21 न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल भी बनाए हैं। तो इसका मतलब कि एविएशन सेक्टर और रेलवे सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। टूरिज्म सेक्टर भी अच्छा ग्रोथ किया है। अभी ग्लोबल शेयर कितना है टूरिज्म का इंडिया को लेकर के? तो इंडिया का ग्लोबल मार्केट में 1.58% ग्लोबल शेयर है। रियल एस्टेट भी बहुत सेल्स देखा है, 2013 के बाद हाईएस्ट सेल्स देखा है रियल एस्टेट। ई कॉमर्स जो है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 2030 तक 350 बिलियन डॉलर हमारा वैल्यूएशन हो जाएगा ई कॉमर्स का। स्टार्टअप जो है इस साल 31,000 हो गया है। टेलीकॉम सेक्टर में भी हम लोग बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हम लोग रूरल इंडिया में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। बीएसएनएल का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है भारत नेट, ये बहुत काम कर रहा है टेलीकॉम को लेकर। इसके लिए प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार जो है 1.4 लाख करोड़ रुपया अप्रूव भी किया हुआ है। तो सर्विसेज सेक्टर को लेकर के भी हम लोग समराइज कर लिए बातें। इसके बाद हम लोग देखें कि कुछ कुछ बातें हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसमें जो है सरकार कह रहा है कि ग्लोबल लेवल पे जो स्ट्रेटजी बनाया गया है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए वो फ्लॉड है, वो गलत है। और ये जो अप्रोच है ये सारा देश को लेकर के एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ये आजादी देना चाहिए कि वो लोग अपना पाथ खुद चूज करें। तो इंडिया कहता है कि ग्लोबल लेवल पे कहता है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहिए, लेकिन ओवर कंजम्पशन कम नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडिया लेवल पे हम लोग सोचते हैं कि ओवर कंजम्पशन को कम करो, कंजम्पशन कम करो, इससे क्लाइमेट को बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ इस्तेमाल करेंगे इससे तो मुश्किल होगा, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो खाली रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, महंगा होता है ना। तो डेवलपमेंट भी करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सरकार क्या कहता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया जो है वो ओवर कंजम्पशन कम करेगा और हम लोग करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को भी यूज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को भी यूज। तो हम लोग जो है ओवर कंजम्पशन को कैसे कम करेंगे? हम लोग ट्रेडिशनल मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड बनाएंगे। ट्रेडिशनल मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड क्या होता है? ऐसा घर जहां पर मल्टी जनरेशन रहता है, जैसे दादा पापा आपका भाई सब एक ही घर में रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि रिसोर्सेज कम इस्तेमाल होता है, ओवर कंजम्पशन नहीं होता है। अगर सोच लीजिए आपका दादा का अलग घर होता है, पापा का अलग घर होता है, आपका अलग घर होता है, तो सब जगह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हर जगह आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होते, हर जगह आप साफ सफाई के लिए पानी यूज कर रहे होते, तो ओवर कंजम्पशन यूज कर रहे होते, है कि नहीं? इसीलिए कहता है कि हम लोग शिफ्ट करेंगे मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड में। इससे क्या होगा? ओवर कंजम्पशन कम होगा। ठीक है। अदर चैलेंजेस क्या है? ग्लोबल हेडविंड्स है और एफडीआई कम हो रहा है, एफडीआई का ग्रोथ कम हो रहा है। इसका मेन रीजन है कि सारे देशों में हाई इंटरेस्ट रेट बना हुआ है। हाई इंटरेस्ट रेट इसीलिए करता है ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए। तो मनी सप्लाई कम करने के लिए हम लोग हाई इंटरेस्ट रेट करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, एफडीआई भी कम होगा। तो ये एक चैलेंज है।
हम लोग जो है चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है इम्पोर्ट को लेकर के। जो लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग है ना, वहाँ पर चाइना बहुत इम्पोर्ट कर देता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं बनाए हैं। एआई थ्रेट भी है हमारे देश को, एक लाइफस्टाइल डैमेजेस भी है। बहुत सारा हमारा यूथ है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये सब भी जो है एक लाइफस्टाइल डिसएडवांटेज हो रहा है हमारे देश को। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लिया आप लोगों ने। तो आशा करते हैं कि ये सब चीज़ आपको समझ में आया हो, और समझ में आया है तो आप लाइक करेंगे मेरे वीडियो को, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, कमेंट आप जरूर करें, आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। ठीक, अगर आपको हेल्प होता है तो कमेंट आप जरूर करें। नोट्स आपको अवेलेबल है कुमार आर्यन टेलीग्राम पे, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस इंस्टाग्राम आईडी में मुझे जाकर के मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।